हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप यू आर गुड। तो ये हमारा इन्वायरमेंट के PT 65 का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम स्टैटिक के साथ साथ PYQs बाकी सारी चीज़ें भी देख रहे हैं, कैसे सवाल आते हैं और कैसे हमें किस अप्रोच से पढ़ना है। तो एक लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम पेज 35 से लेके 70 पेजेस तक खत्म करेंगे, जिसमें हाफ हमारी PT 65 इन्वायरमेंट की कवर हो जाएगी। इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। पहला वाला नहीं शेयर किया, मैंने सोचा सब एक साथ शेयर करूं, बट आप लोग डिमांड कर रहे थे तो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन्वायरमेंट की जो मैं सीरीज की बात करता हूँ फ्री वाली, वो यहाँ पे है। तो आप देखोगे तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स आपका मोर देन इनफ हो जाएगा, बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बाकी PYQs आप कर रहे हो तो वहां से तो सब कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ फिर बचेगा नहीं आपका। PYQs और पाथ फाइंडर पे ऑफर चल रहे हैं, बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा एडमिशन। ऑफर तो आई थिंक हो सकता है कल तक खत्म हो जाए, आप लोग जब देख लेना एक बारी। और फ्री मटेरियल जो आप बात करते हो ना, नोट्स वगैरह की, तो यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। आप ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ PYQ एनालिसिस के वीडियोस फ्री में है, यू कैन वॉच इट नाउ। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आप सारी चीज़ें रिवाइज कर लो और आपको पता चले कि हमें सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत सारी चीज़ें, बहुत नॉलेज अपने दिमाग में रख लेते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप ध्यान नहीं देते और फिल्टर आउट नहीं होता। सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि जो करंट अफेयर्स है वो कोई बना रहा है, ऐसे एस्पिरेंट में से ही कोई बना रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है। सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, उनको पेजेस बनाने, बट यूपीएससी कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठा रहा। बट हमें पता होना चाहिए PYQ के बेसिस पे कि कैसे सवाल आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी चीजें मैंने कर रखी हैं, करा रखी हैं आप लोगों को, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ कि आपका क्विकली चीजें खत्म हो जाए और कुछ बचे भी ना। तो COP 30 के बारे में देखते हैं। हर साल कॉप की मीटिंग होती रहती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में आता नहीं, हर साल 2-3 पेजेस होते हैं इससे रिलेटेड। मीन्स में कभी कदा 2021 में आई थिंक पूछ लिया था, प्री में ऐसे नहीं पूछते, लेकिन हमें उसके टर्म देखने हैं, कोई डिक्लेरेशन है वो देखना है, क्योंकि वो पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग में। जैसे 2019 में ताला नो डायलॉग पूछा था, 2020 में आई थिंक। तो ऐसे पूछ लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो अभी जो COP 30 हुआ है, कहाँ पे हुआ है? बेलेन में, ब्राजील में। तो प्लेसेस इन न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बेलेन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। UNFCCC के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इन्वायरमेंट में करा रखा है, बट यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। अब दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्पिरिट ऑफ म्यूटी राओ, ये किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, आपको ध्यान होना चाहिए। कॉप से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, आपको डिटेल नहीं जाना है। बेलम पैकेज अगर आगे किससे, हेल्थ एजुकेशन एंड ऑल, आपको पता होना चाहिए बेलम पैकेज किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। आपको मास्टरी नहीं करनी, मास्टरी पूछते भी नहीं, आप जाके PYQ उठा के देखो। मैं आपको सारी चीजें फैक्ट के बेसिस पे बताता हूँ, ब्लाइंडली नहीं कि जो मॉक टेस्ट में आ गए कुछ डिटेल में यहाँ से पूछ लिया, आपने मॉक टेस्ट आपके गलत हो गए, क्वेश्चन आप आके पूरा पढ़ रहे हो इसको। नहीं, वो हमें नहीं करना है। वहां पे 4,000 क्वेश्चन बनाने, यूपीएससी को 100 बनाने हैं। और उसमें यूपीएससी ब्रॉडली चीजें पूछती है, वो ऐसा नहीं किसी में रैंडमली चले गए। रैंडम जाते हैं तो वो फिर यहाँ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वो सबके लिए रैंडम होता है, उसके लिए हम PYQ एनालिसिस करते हैं, वहां से हम उसको चीड़ फाड़ करके ऑपरेशन करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। UNFCCC के बारे में देखते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था अर्थ समिट में तीन बना था, एक क्लाइमेट चेंज वाला UNFCCC, एक UNFCCD जो डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, और CBD बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है। अभी हमने पहले सेशन में देखा था। एक चीज आप लोग यार ध्यान रखना, आप लोग ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। सोचो मैं 10 घंटे की वीडियो आपको 1 घंटे में करा रहा हूँ, आपको 1 सेकंड लगेंगे एक कमेंट करने में, बताने में, फीडबैक देने में। 1 सेकंड लगेंगे आपको सब्सक्राइब करने में, लेकिन आप नहीं करते हो। ये चीजें आपको हटाना है। ऑफिसर बनने जा रहे हो यार, कोई अगर एफर्ट मार रहा है तो उसको थोड़ा सा तो अप्रिशिएट किया करो ना अपने तरीके से। ना NDC सिंथेसिस रिपोर्ट जो है, यही रिपोर्ट सबमिट करता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, इंडिया इसका मेंबर है। बाकी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज हम देख लेते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी है ये। तो इसको इंडोर्स किया ब्राजील, इंडोनेशिया, डेमो पब्लिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चाइना, इंडिया एक ऑब्जर्वर मेंबर है इसका, और ट्रस्टी एंड इंटरिम जो होस्ट है वर्ल्ड बैंक है। पूछेगा नहीं, बट हाईलाइट कर लिया, 1-2 बारी आप देख लेना कि वर्स्ट केस में कभी दिन ही बदतर हो गया तो फिर अगर पूछ भी लिया तब भी आप कहीं ना कहीं कर लोगे। मतलब ऐसे कोई इसमें बहुत डिटेल में नहीं पूछा है, पहली बात पूछेगा भी नहीं। ये सारी चीजें बिल्कुल फोमो मत रखना, यहाँ से सवाल आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ये कट कॉपी पेस्ट है, कुछ नहीं है। ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं ध्यान रखना है। बाकू जो है वो COP 29 में हुआ था बाकू में, तो इसीलिए वो जो पिछली वाली चीज है उसके बारे में पूछते हैं ना।
बेलम डिक्लेरेशन ऑफ ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो बेलम नाम आ गया, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो आप इसको गलत नहीं करोगे। तो एक्सेलरेटिंग द डिकार्बनाइजेशन ऑफ हैवी एमिटिंग इंडस्ट्री उससे रिलेटेड है। बेलम 4 प्लेज ऑन सस्टेनेबल फ्यूल के बारे में आएगा, तो इटली, जापान, इंडिया एंड ब्राजील, ये 4 लोग हैं, इनको ध्यान रख लेना। और जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ना, वो ट्रैक करेगी प्रोग्रेस को, ये भी आपको ध्यान रखना है। लीमा वर्क प्रोग्राम, ये जेंडर जस्टिस से रिलेटेड आपको बताना है। लीमा डिक्लेरेशन जो आया था, कब आया था, कौन से कॉप में आया था, वेरी वेरी फेमस, ये आपको शंकर में मिल जाएगा। और एक बारी सवाल भी आया, तो इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा है, कौन से कॉप की मीटिंग में हुआ था। देखो, और दूसरी चीज देखते हैं, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड है, तो बॉन्ड किससे रिलेटेड है, लोन देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, क्या है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, पता रहना चाहिए कि दिस इज रिलेटेड टू वर्ल्ड फर्स्ट इम्पैक्ट बॉन्ड ऑन वेदर एंड क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, पहली चीज। और यूनाइटेड नेशन फंड क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा, यूएनईपी, डब्ल्यूएमओ और यूएनडीपी, तो एक यूनाइटेड नेशन का फंड है जिसको क्रिएट किया है यूएनईपी, डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बड़े बड़े हीरो हैं यहाँ पे, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से एक दो बारी रिवाइज करना है। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। देख सकते हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू स्ट्रेंथन द रेजिलियंस अर्ली वार्निंग, वार्निंग वर्ल्ड वाइड, तो ये आप गलत तो करोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इतना तो कॉमन सेंस लगाओगे कि कुछ बॉन्ड है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है तो अच्छा ही होगा ना। अगेन, ये फालतू की चीजें हर साल होता है, इसको बहुत रटना मत, यही आप गलतियां कर देते हो, आप पूरी एनर्जी इस सब में, ये है वो है, ब्राजील, इंडिया, इंडिया देख लिया तो एकदम शॉक्ड हो गए, कुछ ऐसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है खास। ठीक है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो हम पीवाईक्यू से कर लेते हैं। तो मैं आपको बार बार इसलिए इंसिस्ट करता हूँ इन चीज़ों पे कि आप घबराओ मत कि आपका चीज़ें छूट रही हैं। कंट्री और रीजनल प्लेटफॉर्म फॉर क्लाइमेट चेंज एंड नेचर एंड फाइनेंस, तो ये क्या है, एट द COP30 इंडिया और 12 अदर डेवलपिंग जो कंट्रीज थी इंक्लूडिंग अफ्रीकन आइलैंड, उन्होंने इसको शुरुआत करी है। तो इसको फंड कौन करेगा, फंड करेगा ग्रीन ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो बना था कैनकन समिट में बना था 2010 में। ठीक है, $100 बिलियन इकट्ठा करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ पाए। 50% जो है वो आपका मिटिगेशन पे खर्चा होगा, 50% जो है वो अडेप्टेशन पे खर्चा होगा। अडेप्टेशन मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी की, मतलब इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी कि जैसे मान लो सूरज की गर्मी बढ़ गई, ठीक है, तो आपने घर में एसी लगा लिया, अडॉप्ट कर लिया आपने, अब सूरज को तो रोक नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं अडॉप्टेशन। ठीक है, मिटिगेशन कि आप उसको कम कर लो, ग्रीन हाउस गैस हो रहा है उससे इफेक्ट पड़ रहा है, उसको आपने कम कर लिया, तो 50-50% खर्चा होता है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करता है। COP16 यूएनएफसीसी की जो थी कैनकन समिट में हुआ था 2010 में, बताओ कैनकन कहाँ है। ठीक है, 50% जो है वो मिटिगेशन में, 50% अडॉप्टेशन में। अराइज क्या है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स इन रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमीज। ठीक है, बस अराइज पूछ लिया तो एजुकेशन, हेल्थ, ये वो, फार्मर नहीं, दिस इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, बस ये आपको ध्यान रखना है। ब्लू नेशनल डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशन, सो ब्लू नाम से लग रहा है ओशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो 6 कंट्री ने ज्वाइन किया है ब्लू एनडीसी चैलेंज COP30 में, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ध्यान रखना है। कौन कौन लॉन्च किया, ब्राजील और फ्रांस ने मिलकर किया है। ठीक, कार्बन सिंह एंड ऑल इसकी बात करते हैं, बस हमें ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि इंडिया नहीं, ब्राजील यूएसए दे दिया, यूएसए तो ऐसे ही आप काट दोगे, अब ब्राजील जर्मनी दे दिया, जर्मनी फ्रांस दे दिया, तो ब्राजील जर्मनी, फैक्ट आपको ध्यान रखना है, COP30 में हुआ है, दिस इज रिलेटेड टू ब्लू, से नाम से ही लग रहा है ओशन से। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है, तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड इंडस्ट्री राउंड टेबल एट COP30 बेलन ब्राजील में। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसको लॉन्च ही इंडिया ने किया था, इंडिया और स्वीडन ने किया था। कब, बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देख लेना, मैंने आपको बता दिया तो इसको आपको ध्यान रखना, जो हाईलाइट किया उसको पढ़ लेना, ऐसा पूछा नहीं है 19 से, लेकिन इंडिया का रहता है तो हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं। अब एनडीसी के बारे में देखते हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो इंडिया ने पब्लिश किया इट्स रिवाइज एनडीसी कंट्रीब्यूशन फॉर 2035 बाय दिसंबर। तो एनडीसी एक नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, सब अपना एनडीसी सबमिट करेंगे, कितना आप मिटिगेट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। पेरिस क्लाइमेट डील के बाद 2015 के बाद हुआ था कि हर 5 साल में देंगे, तो इंडिया ने 2022 में दिया था, तो अभी अपडेटेड दिया है। तो ये देखो, 5 साल में सबमिट करेंगे, और इंडिया सबमिटेड फर्स्ट एनडीसी 2015 में किया था, और अपडेटेड अभी दिया है 2022 में। तो हम टारगेट देख लेते हैं एक बारी। तो पहले हमारा क्या टारगेट था कि एमिशन को रिड्यूस करेंगे 2005 के लेवल पे 30 33 से 35%।
ठीक है, और इंस्टॉल करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी 40%, और कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे 2.5 to 3 बिलियन, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन अभी अपडेटेड में हमने इसको 35 से 45 कर दिया, इसको 40 से 50% कर दिया, और इसको सेम ही रखा है। बट अब यहाँ पे खास चीज ये है कि आप देखो कि इंडिया ने दूसरा वाला अचीव कर लिया, 51% ऑलरेडी हो चुका है हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। ठीक है, और ये 45% वाला हमने लगभग 36% कर लिया है। मतलब पहला वाला तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, इसीलिए हमने अपडेट किया है, रिवाइज अपडेट किया है कि हम ओवर अचीवर हो रहे हैं एक तरीके से। इंडिया एक लौता कंट्री है G20 कंट्री में जिसने टारगेट को अचीव किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंचमित्र किससे है? पंचामृत, जिसमें गरी, मुनक्का, किशमिश मिलता है ना, कथा होता है सत्यनारायण भगवान का, वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और इसमें 5 टारगेट थे, 2021-22 में ही आया था, मैंने इसको रटा भी था उस टाइम पे, यूज भी करता था मैं इसमें, कि 500 जो गीगावाट है नॉन फॉसिल एनर्जी से होगा। 50% की जो एनर्जी होगी वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे 2030 तक। 1 बिलियन जो है हम कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे। ठीक है, कार्बन इंटेंसिटी 45% रिड्यूस करेंगे, और नेट जीरो, ये 2070 है, 50 दे दिया, कंफ्यूज मत होना, 70 ही आपको ध्यान रखना है। नाउ, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल 2025, अब देखते हैं क्या है। तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री नोटिफाई किया है ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल 2025। तो प्रपोज किया है लीगली बाइंडिंग जीएससी एमिशन टारगेट फॉर ओवर 400 इंडस्ट्रियल यूनिट। तो प्रपोज है, अभी कोई ऐसी चीजें नहीं आई, तो उतना हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो टारगेट का कैलकुलेशन है कौन करेगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अपनी मेथोडोलॉजी देगी। ठीक है, और इसका जो कंपनसेशन है वो कौन इम्पोज करेगा? सीपीसीबी। अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये पावर कहाँ से ड्राइव करता है, कब बना था, वाटर एक्ट से 1974, पावर एयर एक्ट ये 1981 से ड्राइव करता है, 2018 में आया भी है पीवाईक्यूज में, तो हम आगे अभी देखेंगे। अगर नॉन कंप्लायंस जो है वो एड्रेस्ड होगा अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हमने इन्वायरमेंट वाली सीरीज आप देख लेना यार, उसमें 3-4 लेक्चर है, 5 आधे आधे घंटे के, 2 घंटे में आपके खत्म हो जाएंगे। ऐप डाउनलोड करोगे वहां से हो जाएंगे, आपका बेसिक क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये सारी चीजों में अगर कंफ्यूजन होगा, स्पेशली अगर आप फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले हो, तो नहीं होगा। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो ट्रेडिंग सिस्टम है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, नाम से लग रहा है कि ज्यादा हो गया कम हो गया तो आपस में एक्सचेंज करेंगे, ट्रेड करेंगे। लोअर जीएससी एमिशन बाय प्रमोटिंग कार्बन प्राइसिंग। ठीक है, इम्पोज करेंगे कॉस्ट ऑन जीएसडी एमिशन नोटिफाइड अंडर अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022। तो बस हाईलाइट कर लिया है, कुछ चीजें क्या होता है ना, बस हमें पढ़ लेना होता है। ठीक है, हमें ना रटना है ना बहुत ज्यादा उसके बारे में जानना है। बस ये ध्यान रखना है कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, कुछ एमिशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखना। रेगुलेट कौन करेगा इसको? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। बस ये 3-4 चीजें देख लिया, जब आएगा मैच द फॉलोइंग में स्टेटमेंट आएगा तो आपको याद आ जाएगा। 2-4 चीजें ऐसे ही पढ़ते हैं, हर चीज को बहुत रट के बहुत जानने की जरूरत नहीं होती। अब देखो ये हमारे हीरो हीरा लाल जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्टर वाइज एमिशन, ऐसे सवाल बन जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा कहाँ से एमिशन हो रहा है? एनर्जी से हो रहा है 75%। अगर आपसे पूछ लिया 3/4 जो है सिर्फ एनर्जी से एमिशन हो रहा है पॉल्यूशन, तो बिल्कुल सही बात है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा एग्रीकल्चर से, तीसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज से है, चौथा आपका वेस्ट से, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एमिशन बाय गैसेस, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर आपका मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर आपका अदर है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ कार्बन मार्केट आप लोग बार बार पढ़ते हो, कैसे ट्रीट करेंगे बेचेंगे, तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? एक कार्बन क्रेडिट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 1 टन ऑफ द CO2। 2021 में पूछा था, और इक्विवेलेंट जीएसडी एमिशन रिड्यूस सीक्वेंस अवॉइडेड। तो ये ध्यान रखना है कार्बन क्रेडिट जो है 1 टन CO2 के बराबर होता है। अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है ये हम देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इशू किया है न्यू मैथोडोलॉजी फॉर द कैलकुलेटिंग ग्रीन क्रेडिट फॉर प्लांटेशन अंडर द ग्रीन क्रेडिट रूल 2023 अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो अम्ब्रेला प्रोग्राम है, यहीं से सारी चीजें आती है। तो कैलकुलेटिंग ग्रीन क्रेडिट किससे लग रहा है? ग्रीन क्रेडिट कुछ पेड़ पौधे से रिलेटेड होगा। तो क्या है ग्रीन क्रेडिट? मीन सिंगुलर यूनिट ऑफ इंसेंटिव प्रोवाइड ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी डिलीवरिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट, पेड़ पौधे लगाएंगे। These credit can be traded on dedicated exchange similar to how carbon credits are traded। वैसे ही होगा, लेकिन इसका अलग मतलब है। एक ग्रीन क्रेडिट का मतलब है एक नया ट्री जो 5 साल से बड़ा हो। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट ट्रांसफर जो है, क्रेडिट्स आर नॉन ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एंड मे बी एक्सचेंज वंस बट कैन नॉट बी रीयूज। तो ये थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर लिया, आप देख लेना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको अनवील किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने
COP 28 में दिसंबर 2023 में पर्पस क्या था कि इंसेंटिवाइज करेंगे, प्रो एनवायरमेंट एक्शन सपोर्ट करेंगे। मिशन लाइफ का जो लॉन्च किया था 2022 में, कि आप कैसे मतलब दिनचर्या वाली जो आपकी एक्टिविटीज होती है उसमें कैसे आप क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं, तो वो मिशन लाइफ करके था। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन सी है? इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून। तो मिशन लाइफ 2021 में आया था, 22 में नहीं, सॉरी। इस्टेब्लिश हुआ था अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इन 1986। जब भी कभी इन्वायरमेंट की बात होगी उसमें 86 लिखा है, ज्यादा चांसेस होते हैं वहीं से होगा। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन है? MOEFCC। क्योंकि जो 1986 आपका एक्ट है, ये अम्ब्रेला मतलब एक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ आर्किटिक सॉरी आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो अभी 2025 में भी पूछा था आर्टिकल 6 से रिलेटेड, और मैंने पहले भी पढ़ा रखा है इसके बारे में, बहुत बारी हम देखते रहते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं पूछा था, वो बहुत कॉमन सेंस का सवाल था। जब हम PYQ करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो आप वहाँ देख लेना। यू कैन ज्वाइन PYQ एनी टाइम, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। टू बी ऑनेस्ट, बारी पैसे नहीं कम होने वाले, जो चार्ज है पहले से ही है, वो लास्ट तक वही रहेंगे। तो बहुत लोग कहते हैं कि सर कम होगा क्या, कम होगा, नहीं होने वाला है। आप अभी लोगे तो ज़्यादा फायदा, बाद में लोगे तब भी फिर वो है, टाइम आप ज़्यादा लेट में ले लो। तो अगर आपको लेना है, यू कैन ज्वाइन राइट नाउ। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, ट्रेड से रिलेटेड था, कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड था, ये आपको ध्यान रखना है। इनेबल कंट्रीज टू मीट द क्लाइमेट गोल्स थ्रू वॉलंटरी कॉपरेशन बाय एस्टेब्लिशिंग इंटरनेशनल कार्बन कंप्लायंस मार्केट फॉर ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट। तो इससे ट्रेडिंग होता था, ये आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 6 किससे रिलेटेड है पेरिस एग्रीमेंट में। दिस इज रिलेटेड टू कार्बन क्रेडिट। अब थोड़ा सा क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में देखते हैं। क्योटो खत्म हो गया था, ठीक है। पेरिस जो आया है 2015 में आया। तो जो क्योटो प्रोटो था वो सिर्फ डेवलप कंट्री के लिए अप्लाई हुआ था, डेवलपिंग नहीं थे। ठीक है, लिखा हुआ है ना कि लिमिटेड टू डेवलप कंट्रीज, और यहाँ पे डेवलप डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के, तभी तो इंडिया ने NDC सबमिट किया है। इसमें दो टर्म थे, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM जिसको बोलते थे, जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, ठीक है, एक मैकेनिज्म था। ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन में दोनों डेवलप्ड कंट्रीज थे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मुझे पता है, मेरे नोट्स में सारी चीजें लिखी थी, तो आई कैन रिकॉल। मॉन्ट्रियल के बारे में देखते हैं। मॉन्ट्रियल कहाँ है आपको बताना है, पता है, लेकिन क्या है स्पेसिफिक चीजें क्या है मॉन्ट्रियल के बारे में। तो अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, 37th मीटिंग हुई है। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, ये देखना है। तो 1987 में आया था और फोर्स में आया 1989 में। इंडिया ने रेटिफाई किया है 1992 में। अब ये है क्या? दिस इज रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कम करेंगे, ताकि जो ओजोन लेयर हमारा डिप्लीट हो रहा है उसको हम कम करें। तो ये ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, पहली चीज। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोक्रोमो क्लोरोकार्बन। अब ये मैंने ऐसे नोट बना रखे थे कि ये सारे ग्रीन हाउस गैस वाले गैसेज हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, CO2 आ जाएगा बीच में तो आपको हटा देना, वो नहीं है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वियना कन्वेंशन आया था 1985 में। तो मैच द फॉलोइंग ऐसे आता है, वियना कन्वेंशन आ जाएगा, मॉन्ट्रियल आ जाएगा, किगाली आ जाएगा। वो बोलेगा कि अरेंज करो, तो सबसे पहले वियना आया था कन्वेंशन 1985 में। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में, 89 में फोर्स में आया था। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। फिर किगाली जो आया था वो 2016 में आया था, जिसमें फेस डाउन प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। पहले क्या था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से कोई डायरेक्ट ऐसे नहीं होता, क्लाइमेट चेंज नहीं होता, सॉरी ओजोन डिप्लेशन नहीं होता, लेकिन इससे GHG एमिशन बहुत होता है, ग्रीन हाउस गैस बहुत मतलब बढ़ते हैं, जिसकी वजह से वार्म होता है अर्थ का टेम्परेचर। तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि इसको हम फेज आउट करेंगे। तो फेज आउट किया है अराउंड 99% ऑफ बैन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो ये तीन प्रोटोकॉल हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। HFC के बारे में देख लेते हैं। वेरी पावरफुल एंड शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं, और 3790 टाइम्स एज मच एज CO2 ओवर 20 ईयर पीरियड। तो ये प्लैनेट्स को वार्म करते हैं, मतलब मोर इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू CO2, इसीलिए तो इसको भी बैन लगाया गया, इसीलिए उसकी गाली लाया गया ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेट जीरो फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल शिपिंग, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है। अप्रूव द नेट जीरो फ्रेमवर्क ग्लोबल शिपिंग। मार्पोल आपसे रिलेटेड है, किससे? तो पॉल्यूशन जो ओशन वगैरह में होते हैं, मार्पोल इससे रिलेटेड है। उसका टारगेट क्या है? 2050 तक। तो ये तीन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान से
पढ़ लेना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो स्पेशलाइज एजेंसी है, जो भी स्पेशलाइज एजेंसी होती है यूएन की, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो जितने भी ये 15-16, उसको आपको देख लेना है, विकिपीडिया पे जाके सवाल पूछ लेता है कि इसमें से आप आइडेंटिफाई करो कौन सी स्पेशलाइज्ड नहीं है। ओनली 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो फंस जाओगे उसमें, ठीक है। आईओमे कन्वेंशन अडॉप्टेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिनेवा 1948 में, केम इनटू फोर्स 1948 में। इंडिया इसका मेंबर है, यस, ठीक है। फिर कुछ जैसे सोलास, मार्पोल, सो ये सब किससे रिलेटेड है? ये आपके जो ओशन के पॉल्यूशन है उनसे रिलेटेड है। कार्बन को कैप्चर करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, तो उससे क्लाइमेट चेंज कम होगा, ग्रीन हाउस गैस कम होगा, मिटिगेट करेंगे। तो ये एक टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बात हो रही है। तो सेट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ कैप्चर यूज ऑफ कार्बन फिर स्टॉक फॉर मेकिंग एसेंशियल प्रोडक्ट सच एज फ्यूल, केमिकल। अब देखो ये टेक्नोलॉजी है, तो जब भी हम पीवाईक्यू में सारी चीजें सीखेंगे, जब भी ऐसे सवाल आते हैं, तो इसके पॉजिटिव जो आउटकम होते हैं वो जनरली सही होते हैं। और ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, फ्यूचरिस्टिक आउटलुक की बात होती है कि ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, तो जनरली सारे फायदे ही होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें परेशान नहीं होना है। इतना बस थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। बाकी मेन जोन्स की चीजें ना, मेथेन एमिशन के बारे में देख लेते हैं। तो ग्लोबल मेथेन स्टेटस रिपोर्ट रिलीज बाय किसने किया? सबसे इंपॉर्टेंट यूएनईपी ने किया, आपको ध्यान रखना है। विद क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन फाउंड दैट मेथेन एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन मोर देन डबल सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम 2020। तो ये एक रिपोर्ट आई है, किसने किया? ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सीसीईपी क्या है? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, तो ये वॉलेंट्री पार्टनरशिप है। फाउंड हुआ था कब? 2012 में, ठीक है। कन्वेंशन विद इन द यूनिपी है। इंडिया ने इसको 2019 में ज्वाइन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो जीएचसी है, मीथेन जो है ना, ये एक ग्रीन हाउस गैस है, और ये 80 टाइम ज्यादा पावरफुल है CO2 से, ठीक है। लेकिन ओवर 20 ईयर पीरियड बट परसिस्ट फॉर ए शॉर्टर पीरियड, बट बहुत कम टाइम के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोर पावरफुल बट कम टाइम के लिए, 2019 में यही स्टेटमेंट था, ये आपको ध्यान रखना है। 60% जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल, यहाँ से जीएचजी एमिशन होता है। और 40% जो है नेचुरल प्रोसेस है, जैसे वेटलैंड, ठीक है, आपका ग्लेशियल पैकिंग हो रही है कि मेल्ट हो रहा है, वहां से निकल रहा है, ये आपका वल्केनो हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन की बात हो रही है कि नेपाल का जो यला ग्लेशियर है, यला ग्लेशियर कहाँ है? नेपाल में। ये बस ये आपको ध्यान रखना है। 66% श्रिंक हो गया। तो पिजोल ग्लेशियर स्विट्जरलैंड में है, ग्लार्क जो है यूएस में है, अयोलोको जो है वो मैक्सिको में है। बस यही आपको ध्यान रखना है कि मैं एज ए फॉलोइंग पूछ ले तो आप इसको बता लो। अब देखते हैं इनिशिएटिव फॉर ग्लेशियर कंजर्वेशन कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं, कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएन की इनिशिएटिव, हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इन दुशनाबे ताजिकिस्तान में हुआ था। कोलेबोरेशन विद द यूनेस्को एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर इंडिया का इनिशिएटिव क्या है? एक आइस क्रंच करके, ये आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ना कि इन्वायरमेंट, तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। इनिशिएटिव फॉर हिमालयन इकोसिस्टम। छोटे छोटे टर्म है, जैसे मैत्री 2 करके है, तो ये हमारा न्यू रिसर्च स्टेशन है, कहाँ? ईस्टर्न अंटार्कटिका में। और ये चौथा रिसर्च बेस्ड होगा जो कि ऑपरेशनाइज होगा 2029 में। तो अभी देखते हैं कौन कौन से। मैत्री जो है अंटार्कटिका में, भारती जो है अंटार्कटिका में, नाम से याद रखो, मैत्री, भारती, ठीक है, जो भी आपके दोस्त यार हो। दक्षिण गंगोत्री ये फर्स्ट साइंटिफिक बेस था अंटार्कटिका में, अभी डिकमीशन हो गया तो उसको हटा दी। हिमाद्री जो है, हिमाद्री एक ही, हेमा मालिनी से मैं याद रखता था, एच से हिमाद्री। तो ये कहाँ है आपका? आर्किटिक में, नॉर्थ साइड में, बाकी सारे साउथ में। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव हम देखते हैं क्या है। तो ये इंडोर्स करता है फ्रेमवर्क डिजाइन टू अलाइन कॉर्पोरेट क्लाइमेट डिस्क्लोजर विद द यूनाइटेड नेशन नेट जीरो स्टैंडर्ड। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये पहली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? ठीक है, कि कैसे गोल्ड सिल्वर को हम मैनेज करेंगे, कैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज करेंगे, या इंडोर्स करता है क्लाइमेट डिस्क्लोजर विद यूनाइटेड नेशन नेट जीरो स्टैंडर्ड। तो ऐसे आप फंस फंस जाओगे। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस क्या है? स्टैब्लिश हुआ था 2021 में, किसके द्वारा? यूएनईपी। सीधे पूछेगा किसका इनिशिएटिव है। यूएई कंसेंसस क्या है? तो इसको, इसका मतलब क्या है? एडवांसिंग ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो एनर्जी ट्रांजिशन की बात करता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट बताओ कौन सबमिट करता है? ये आपको बताना है, पूछ चुका है यूपीएससी ने। अडॉप्टेड एट COP 28 2023। नाउ अमेजॉन फेस क्या है? तो अमेजॉन से रिलेटेड, हाउ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अडॉप्ट टू राइजिंग CO2 टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। फिर नासा का ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी क्या है? तो अमेजॉन को, रेन फॉरेस्ट को एक तरीके से मॉनिटर करेगा। और उसने एक चीज पाया है,
अमेजोन को नहीं, ओवरऑल करेगा। उसने एक चीज पाया कि मैंने हाईलाइट कर लिया, इंपॉर्टेंट नहीं है बट कर लिया, कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट एमिट मोर CO2 देन इट अब्सॉर्ब। तो थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या होता है? वार्म वाटर कोरल रीफ हैव क्रॉस देयर थर्मल टिपिंग पॉइंट, ट्रिगर इरिवर्सिबल डाइवेक। तो टिपिंग पॉइंट वही है कि एक टाइम के बाद चीजें रिवर्स नहीं हो सकती। आर्किटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है? एक फिनोमेना है जहां पे आर्किटिक जो है ना वो बहुत जल्दी से वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द अर्थ, उसको आर्किटिक एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। प्लानिटरी बाउंड्री क्या है? प्लानिटरी हेल्थ चेक रिलीज बाय द पोस्टडैम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट फलाना ढिमका। नहीं, क्या है बस ये देख लो। ऐसे 4 लाइन में ऐसे पूछेगा प्लानिटरी बाउंड्री मॉक टेस्ट में, यूपीएससी नहीं पूछेगा, इसीलिए कि मॉक टेस्ट में भी आपके मार्क्स है, इसलिए मैं इसको करा देगा। PVs are ecological threshold defining the safe limit, a safe operating space within which humanity can safety exist। तो बेसिक चीज है, सिंपल सा है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान से, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में देखते हैं, UNEP, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, इंदिरा गांधी गई थी वहां पे, उसके बाद ही कितने सारे एक्ट बने इंडिया में, तो ये उसी टाइम पे हुआ था। UN कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंडिया इसका मेंबर था, ठीक है। और ये रिलाय करता है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन में, 95% इसकी फंडिंग आती है, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका जो होस्ट द सेक्रेटरी एट वेरियस कन्वेंशन, बहुत सारे कन्वेंशन अभी हम नीचे देखेंगे, उसको ये होस्ट करता है। और एक चीज ध्यान रखना कि कुछ चीजें इसके अंडर में आती है, जैसे IPBS, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म बायोडायवर्सिटी, या IPCC, इसको भी होस्ट करता है, जो रिपोर्ट आती रहती है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी करता है। कॉमन कार्बन मैट्रिक क्या होता है? सपोर्टेड बाय UNEP, डेवलप फॉर असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द अर्थ। तो 2021 में आया था, तो भाई ने चिपका दिया, ठीक है, कि आप करो तो लगे कि अरे देखो यहीं से सीधे सवाल आए थे। वो रेट्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, तो थोड़ा सा समझा करो इन चीज़ों को। बट नो डाउट, बहुत अच्छी मैगजीन है, बहुत अच्छे से हमारे लिए चीज़ें आसान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो ये आपको थोड़ा सा देखा होगा कि मतलब स्टैटिक भी आपका काफ़ी कवर हो जाता है। अब मेजर मल्टी ग्लोबल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट देखते हैं, यही सारी चीज़ें समराइज हो गई, मैंने ऑलरेडी करा रखा है वैसे इन्वायरमेंट में। साइट्स जो है, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड स्पीसीज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ फोना एंड फ्लोरा, तो 1973 में आया था। फिर आया था आपका बोन, आया था बोन इज रिलेटेड टू माइग्रेशन ऑफ द एनिमल्स, 1979 में। वियना अभी हमने देखा, ओजोन लेयर से रिलेटेड है। बेसल जो है वो कंट्रोल ऑफ हजार्डस मूवमेंट, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, तो बेसल है 1989 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर CBD आया था 1992 में। रोटरडैम जो है वो किससे रिलेटेड है? सर्टेन हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड, तो रोटरडैम ये 1998 में आया था, मैं याद रखता था। बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम, इसकी क्रोनोलॉजी अब जरूर याद रखा करो। स्टॉकहोम 2001 में आया था, 2004 में शुरू हुआ था। तो ऑर्गेनिक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है, तो ये तीन तो मत भूलना। मिनीमाता तो याद होगा 2013 में, दिस इज रिलेटेड टू आपका मरकरी। अब देखते हैं ये रिपोर्ट कौन सा सबमिट करता है, क्या? UNEP हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसमें बहुत हाईलाइट किया। स्टेट फाइनेंस फॉर द फॉरेस्ट, ये रिपोर्ट सबमिट करता है। मिशन गैप रिपोर्ट आता है, हम पढ़ते हैं। अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट मुझे मालूम भी है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ठीक है, ये ध्यान दे लेना। NI ऑफ मीथेन, ग्लोबल कूलिंग वॉच, ठीक है, फ्रंटियर 2025, वेट ऑफ टाइम रिपोर्ट, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो ये सारी चीजें, ये दो तीन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर के। बाकी एक नजर आप दौड़ा लेना, क्योंकि 2020 तक ये दो तीन क्वेश्चन रिपोर्ट पे पूछते थे कौन पब्लिश करता है। अभी पूछा नहीं है 2-3 साल से, बट डजन मीन कि पूछेगा नहीं, ठीक है, तो कभी भी पूछ सकते हो, तो हमें रेडी रहना है। फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में देखते हैं। GF फंडिंग करता है, ये भी अर्थ समिट के बाद ही आया था। तो क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज को कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जो हैं वर्क टुवर्ड्स मीटिंग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट गोल, कैसे मिटिगेट करना है, अडॉप्ट करना है, तो पैसे देता है। कुल मिला के फाइनेंशियल मैकेनिज्म एक तरीके से वो सारी चीजें देखता है। फर्स्ट असेंबली ऑफ GF टुक प्लेस कब इंडिया में? इन 1998, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी 1998 हमने रोटरडैम देखा था, ठीक है, उसी साल आया था। अब दो 1992 में बना था रियो समिट में। 5 चीजें हैं इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर 5 मेजर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कन्वेंशन। और ये 2016 में PYQ में था कि कौन इसमें नहीं है, बस यही सवाल पूछा था। तो UNCC, CBD, CCD, ये तीनों तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। फिर एक इसमें मरकरी वाला है, मीना माता, माता जी। और दूसरा जो है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कब हुआ था?
एक में, तो ये बाद में ऐड हुआ, इसको आपको ध्यान रखना है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यहाँ पे आप रोटरडैम दे दिया तो कंफ्यूज मत होना, इसीलिए ये तो चलो याद रहेगा, इनको अच्छे से पढ़ो। तो कुछ चीजें हमें ध्यान रहती है, हमारा फोकस इसी पे चला जाता है, इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसको आपको ध्यान से देखना है। ना नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेट्रोलॉजिकल नाम से लग रहा है कि बरसात कैसी होगी, कितना होगी, सारी चीजें देखेगा। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1950 में। एक स्पेशलाइज एजेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। 193 मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया। अब इसकी रिपोर्ट कौन सी है? ये ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से रखना है। अदर रिपोर्ट कौन है? स्टेट ऑफ ग्लोबल फाइनेंस, स्टॉक ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एशिया, ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस, जो बुलेटिन बुलेटिन करके हैं, इनको देख लेना। और ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो एक नजर आपको बस दौड़ा लेना है। फिर देख लेते हैं रिलेटेड रिपोर्ट कौन कौन से। स्टेट एंड ट्रेंड ऑफ कार्बन प्राइसिंग, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, बस इतना ध्यान देना है। स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट चेंज, क्रायोस्फीयर क्रायोस्फीयर ऐसे याद रखना है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वीडन रैंक 1 है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जर्मन वॉच करता है। ठीक है, इंडिया की 15वीं रैंक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जर्मन वॉच करता है। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक है, ये दोनों मिलके कोई भी टॉप 3 में नहीं है। ठीक है, डेनमार्क जो है चौथे पे है, इंडिया 23rd पे है। 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जीएचजी एमिशन, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी, तीसरा आपका एनर्जी यूज, क्लाइमेट पॉलिसी। तो ये 4 फैक्टर पे डिसाइड होता है किसको क्या रैंक मिलेगी। कभी बहुत डीप में चले गए तो यहाँ से पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में पूछा था, उसके फैक्टर पूछ लिए थे। 2017 में जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट था, उसके बारे में पूछ लिया था, तो ये भी काफी फेमस है। तो ये 4 कैटेगरी हो सकता है पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है ना। नेक्स्ट हम पॉल्यूशन वाला देखते हैं। ठीक, उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, और तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो पॉल्यूशन का देखते हैं, और इसको भी हम क्विकली अभी खत्म कर देंगे 10 मिनट में। सेकेंड पेन नहीं चल रहा है। हम्म। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज, सबसे पहले कह रहा है कि 2025 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, बेसल, रोटरडैम, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में बात हो, तो ये भी हर साल होते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ से सवाल आते नहीं है। हमने अभी ऊपर देख लिया था बेसल, वो जो ट्रांसबाउंडरी हजार्ड वेस्ट से रिलेटेड था। रोटरडैम हमने देखा था ऊपर, केमिकल से रिलेटेड था। स्टॉकहोम जो ऑर्गेनिक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड था। तो मतलब 17, 12th और 12th हुआ है अभी। कहाँ पे? जेनेवा में। जेनेवा याद रखना है, नंबर वैसे नहीं पूछता है। बेसल का कॉप 17 हुआ है, ठीक है। अभी हमने बताया कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट से रिलेटेड है, वेस्ट के। रोटरडैम हमने पहले डिस्कस किया, केमिकल से रिलेटेड, जैसे कार्बन सल्फोन, तो क्या है ये सल्फोन क्या है? पेस्टिसाइड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पैंथियन ऐसे वर्ड दे देता है, तो आपको पहचानना होता है। 2019 में पूछा था। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है? हमने ऑलरेडी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट देखा है, जैसे क्लोरोफायरफॉस, ऐसे पूछेगा क्या है, पेस्टिसाइड है। या आपसे पूछ लेगा कि राइपनिंग, फूड राइपनिंग जो है वो, ऐसे करके मतलब 4 ऑप्शन आपको देगा, तो आपको फंसना नहीं है उसमें। ठीक है, बेसल हमने देख लिया, हजार्ड वेस्ट 1989 में आया था, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था। प्रियोर इन्फॉर्म कंसेंट, इससे भी रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर रोटरडैम अभी हमने देखा, दिस इज रिलेटेड टू केमिकल पेस्टिसाइड, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे कंट्रोल करेंगे। 2004 में आया था, इनफोर्स हुआ है 2004 में, इंडिया ने 2006 में इसको साइन किया है। ये लीगली बाइंडिंग है, आपको ध्यान रखना है। नाउ स्टॉकहोम, दिस इज रिलेटेड टू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, तो 2001 में आया, 2004 में इनफोर्स में आया है। और रेटिफाई किया है इंडिया ने। देखो 2004 में ये भी आया, ये भी आया, लेकिन ये पहले आया, ये बाद में आया, ये ध्यान रखना, क्रोनोलॉजी मुझे अभी भी याद है। तो स्टॉकहोम आपका लास्ट में होगा सबसे। ठीक है, लास्ट वाला लास्ट में। मिनामाता देखते हैं, तो दिस इज रिलेटेड टू मरकरी, ये भी जिनेवा में हेल्ड हुआ है, COP6। ठीक है, तो मरकरी फेज आउट करेंगे 2034 तक, याद रखना है। तो ये जो कन्वेंशन है 13 में साइन हुआ है, और इफेक्टिव हुआ है 2017 से। इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है, और यूएनईपी सेक्रेटरीट प्रोवाइड करता है, अभी हमने ऊपर देखा था। कोई सेफ लेवल नहीं है मरकरी, लेवल ऑफ मरकरी एक्सपोजर फॉर ह्यूमन। तो स्टेटमेंट आया था 2023 में, इसलिए यहाँ पे डाल दिया है। बट आप ध्यान रखना, एक्सट्रीम है बट सही था। ग्लोबल, यार शायद वो, आई डोंट थिंक उन्होंने यूपीएससी ने इसको सही माना था, गलत था ये। और बहुत सारे लोग बता रहे थे कि सही है सही है, बट एक बार ये आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, मुझे बताना। ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी के बारे में देखते हैं। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी टॉक टू डेवलप ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी एंड जर्न।
ठीक है। अभी कोई न्यूज नहीं है, क्या पूछेंगे इसमें? यूएनईपी का रेजोल्यूशन था कि 2022 अडॉप्ट करेंगे एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन टुवर्ड्स एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अभी ये सब कुछ हुआ नहीं, अप्रोच रखेंगे बाइंडिंग वॉलेंट्री, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, तो क्यों ही देखना। तो नॉट वेरी मच रिलेवेंट, बट एक बार ही दिखा दिया कि आप परेशान हो। नाउ माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है? लेस देन 5 मिलीमीटर, ध्यान रखना है, ऐसे स्टेटमेंट बनते हैं, ठीक है। नैनो क्या है? लेस देन 1,000 नैनोमीटर। और इंडिया का अगर पूछा जाएगा कि 90% से ज्यादा जो है प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता, करेक्ट, बिल्कुल सही, क्योंकि 9% ही सिर्फ रिसाइकल होता है, तो इसीलिए ध्यान रखना है आपको। फिर देखते हैं रिलेटेड न्यूज, जैसे बैक्टीरियल इडियोनोला स्कैनियसिस क्या है? प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया है। फिर पॉलीथिलीन टेट्रापेथलेट क्या होता है? तो इसको यूज करते हैं बॉटल और फूड कंटेनर में, पूछ रखा है 21 में। फिर पॉलीस्टीरीन क्या है? डिस्पोजल ऑफ कटली कप्स एंड अमंग, इससे रिलेटेड है। फिर पॉलीब्यूटिलीन एडिथीन टेरापेथलेट, दिस इज रिलेटेड टू बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल केमिकल फ्री थर्मोप्लास्टिक कोपोलिमर मेड फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कॉर्न स्टार्च एंड शुगर केन, तो ये आपको ध्यान रखना है। पैथोफ्लिट्स जो है केमिकल यूज इन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, तो इसीलिए एक एक लाइन है, बस ऐसे आपको 2-3 बार ही रिवाइज करोगे चीजें आ जाएंगी। एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड देख लेते हैं, तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, ये भी किसको, किसने, किस चीज को इसने रिप्लेस किया, ये आपको बताना है। स्टेटरी बॉडी हैज इम्प्लीमेंटेड ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जो दिल्ली में होता है NCR रीजन में, ठीक है, अर्बन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने से। तो आपसे पूछ लिया कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड है, तो ये भी आपका एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। 4 कैटेगरी 4 स्टेजेस में किया गया है, ठीक है। पुअर, वेरी पुअर, सीवियर एंड सीवियर प्लस कैटेगरी। आपसे पूछा कि ब्रिन्हियत क्यों न्यूज में है, तो ये असम मेघालय बॉर्डर पे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हमने क्या क्या काम किया, तो उसके बारे में से PME ड्राइव है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। सतत जो है वो कंप्रेस नेचुरल गैस रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। तो की टर्म्स होते हैं जो पहले दूसरे टर्म वाले नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता, तो इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, बाकी जिसको पता है तो आपको तो पता ही है। फिर सफर पोर्टल भी इसीलिए लॉन्च किया था कि कैसे मॉनिटर करेंगे वेदर फोरकास्ट एंड पॉल्यूशन। अब एक चीज ध्यान रख लेना कि सिल्वर जो आयोडाइड होता है, इसको हम यूज करते हैं मतलब आर्टिफिशियल रेन के लिए, ठीक है। और पूछा भी है 2024 में, आई थिंक पूछा है सिल्वर आयोडाइड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अदर कौन सा यूज कर सकते हैं? पोटेशियम आयोडाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, तो ये सारी चीजें भी यूज हो सकती है। अब देखो CAQM के बारे में है, इसने किस चीज को रिप्लेस किया आपको बताना है। स्टेटरी बॉडी है, और ये एक्ट के थ्रू बना है, ठीक है, 2021 में जो आया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का नोडल एजेंसी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब NCR में आते हैं, इसको देखता है आसपास के एरिया दिल्ली के, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना, बट आपको बताना है कि इसने किस चीज को रिप्लेस किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड, तो ये अवार्ड हमें मिला है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने रिकॉग्नाइज किया है बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज। 130 सिटीज में हुआ है अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, तो 2019 में आया था। और आई थिंक हाँ 19 में आया था, 17 इसका बेस ईयर था, 2024 तक था आई थिंक, और ये 2020 में इसमें पूछा था ना। तो 3 कैटेगरी है, पहली कैटेगरी 10 लाख से कम, जिसमें इंदौर फर्स्ट है। फिर जबलपुर है, कैटेगरी सेकंड जो है अमरावती फर्स्ट है, जिसमें 3 से 10 लाख है। और 3 लाख से कम अगर देखा जाए तो उसमें देवस है। तो ये पहला वाला इंदौर याद रख लेना, ठीक है। अभी वाटर वाला क्राइसिस हुआ था वहां पे। NCAP देखते हैं, नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इंग्लिश में लॉन्च हुआ था, देखो आ गया। अब एक स्टेटमेंट बना था विजन के अभ्यास में कि ऑल इंडियन सिटीज है, नहीं, 31 सिटीज है, 131। सारे स्टेट इंक्लूडेड है, नहीं, 131 सिटी सारे स्टेट में नहीं, 24 स्टेट्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूटीज इंप्लीमेंटिंग बॉडीज कौन सी? CPCB, ठीक है। एरोसेल के बारे में देखते हैं, साइंटिस्ट एट्रीब्यूट सोलर डिमिंग और डिक्लाइनिंग सनशाइन आवर्स ओवर लास्ट 30 years टू हायर एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल। अभी कोई न्यूज नहीं है, मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप ऐसे ही कर लोगे। प्राइमरी एरोसोल्स क्या होते हैं? जैसे सी स्प्रे, डस्ट, स्मोक, ठीक है, वोल्केनिक एशेस, प्राइमरी है, वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो सेकेंडरी बन जाते हैं, जैसे सल्फेट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एमिशन और बायोमास, तो ये चीज सेकेंडरी हो गई। अब अर्बन विंड स्टिलिंग इफेक्ट क्या है? ऐसे टाइप के 4 स्टेटमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो एक लाइन अगर पता होता है तो आप उसको सही कर लेते हो। कॉज बाय वीकनिंग ऑफ सरफेस विंड ड्यू टू अर्बन स्ट्रक्चर, ठीक है। अर्बन स्ट्रक्चर कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, क्रिएटिंग इनविजिबल बैरियर दैट स्लो लॉन्ग रेंज डस्ट एंड पॉल्यूटेंट एंट्री, तो दिस इज कॉल्ड अर्बन विंड स्टिलिंग इफेक्ट। अब पॉल्यूटेड रिवर्स केस देखते हैं, तो CPCB ने रिलीज किया है असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच फॉर रिस्टोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी 2025। तो ये रिपोर्ट हमने देखनी है। ये कौन कौन क्या है ये हमें नहीं देखना है। दो चीजें होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड
ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पूछ रखा है 2017 में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिग्रेड करने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसको बोलते हैं बीओडी। एक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों इंक्लूड होता है। ये मैंने इन्वायरमेंट में सारी चीजें करा रखी है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में देखते हैं। तो ये कब बना था? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ये पूछ रखा था एग्जीक्यूटिव बॉडी है 2018 में, जो कि नहीं है। ठीक है, वो गलत था, वो वाला स्टेटमेंट 2018 में पूछा था। ये स्टेटरी बॉडी है जो बना था वाटर वाला एक्ट जो 1974 में है, ठीक है। और ये पावर कहाँ से डिराइव करता है? ये जो एयर एक्ट है 1981 में, इन्वायरमेंट वाले लेक्चर में करा रखा है मैंने। नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। तो सारी चीजें देखती है, क्लीननेस ऑफ स्टीम वेल्स, कंट्रोल अबेटमेंट वाटर पॉल्यूशन, एक पेनल्टी भी लगाती है। और ये इस किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इसी के अंदर आता है, वो स्टेट के लिए होता है। ठीक है, पावर है इनके पास इंपोज करने के लिए इन्वायरमेंटल कंपनसेशन। एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, पीसीबी कैन इंपोज और कलेक्ट इसी अंडर वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट, तो जो हमने ऊपर देखा था, तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया। बाकी ये सारी चीजें डोंट नीड टू गो इन टू मच डिटेल, यहाँ से सवाल ऐसे भी नहीं आते। एक चीज बस देख लो, हेडिंग हेडिंग, कि आईआईटी बॉम्बे ने साइंटिस्ट ने डेवलप किया लोटस लीफ सोलर इवेपोरेट फॉर सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट थ्रू ए न्यू हाइड्रोफोबिक ग्राफीन बेस्ड मटेरियल दैट कैन फैसिलिटेट वाटर डिसैलिनाइजेशन। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे ही आपको ध्यान रखना है, बाकी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं आ रहा है, इतना नहीं जाते यार, कभी नहीं। पीओआई क्यों देखो, मुझे पता है ना, इतने सारे लोग प्री लास्ट 2 साल में 1000 लोगों से ज्यादा प्री निकाले सिर्फ अपने सीएससी मैट्रिक्स पे। इतने सारे सेलेक्टेड, सारी चीजें उसके पहले भी मैं कराता था, बाजीराम में मैं सारी चीजें मैनेज करता था, तो आई नो, एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से उस कॉन्फिडेंस से आपको बताता हूँ। इसमें कोई लॉस नहीं कराना है, नहीं पूछते। वर्स्ट केस में पूछेगा तो पीवाईक्यू के एलिमिनेशन से आप कर लोगे, वहां से नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स। नेक्स्ट है रिवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो सीपीसीबी ने भी डायरेक्ट किया है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि अडॉप्ट करे रिवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब हर स्टेट अपना अपना देखे, क्योंकि एसपीसीबी जो है स्टेट में देखता है। तो 5 सेक्टर में आपको देखना है, 5 अलग अलग चीजों में डिवाइड किया, रेड ऑरेंज ग्रीन व्हाइट, और एक अभी नया ऐड हुआ है ब्लू। ठीक है, हम नीचे देखेंगे, जो इसका इंडेक्स है वो 0 से 100 तक है। अगर 100 हो गया तो उसका मतलब ज्यादा पॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट बन जाता है कि कम मतलब ज्यादा पॉल्यूशन नहीं, ज्यादा मतलब ज्यादा पॉल्यूशन। 5 कैटेगरी में है व्यू अभी, इसमें ब्लू वाला जो है अभी ऐड हुआ है, बस ये आपको ध्यान रखना है। न्यू रूल्स फॉर कंटामिनेटेड साइट मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कंटामिनेटेड साइट्स रूल 2025। तो इसमें कोई ऐसा न्यूज वाली चीज नहीं है, तो इसमें एक्सक्लूड किया है जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट, माइनिंग ऑयल स्पिल्स एट सी एंड सॉलिड वेस्ट डंप। पूछोगे क्यों इनको एक्सक्लूड क्यों किया? क्योंकि उनको सेपरेट लेजिस्लेशन से गवर्न किया जाता है, तो कॉम्प्लेक्स ना बनाने के लिए हमने मतलब उसके लिए सेपरेट कर रखा है। तो ये एक्सेप्शन आप याद रखना। बाकी सारी वही चीज़ है कि मैनेज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हटाएंगे, बढ़िया से सब मैनेज करेंगे, इस पे पेनल्टी लगाएंगे, ये करेंगे, तो कॉमन सेंस की बात है, जब तक कोई एक्सट्रीम नहीं होता है। ठीक है, हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट, और ये पूछेगा भी नहीं, तो डू नॉट वरी अबाउट दिस थिंग। हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट अमेंडमेंट रूल 2025। तो इसको अभी मूवमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2025 आया है, जिसको नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में, जो कि इन फोर्स में आएगा 1 अप्रैल 2026 से। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क। 2019 में पूछा था ऐसे टर्म, तो ये किससे रिलेटेड है? इस रूल से रिलेटेड, ये आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी तब का तक देखेंगे, अभी अपडेटेड में आएगा, अगर कुछ होगा तो हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। अब अदर इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। तो डब्ल्यू एच ओ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ co-organized by the WHO, Columbia and other UN agencies like UNEP and WMO। स्मोक रेटिंग टेक्नोलॉजी क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर प्रेसिडेंट के साउथ अफ्रीका ने अनाउंस किया है। ठीक है, फिर रिवर सिटीज अलायंस जो है नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा हर साल पढ़ते अप्रूव 2025 एक्शन प्लान अंडर आरसीए। ठीक है, रिवर सिटीज अलायंस फॉर मेन स्ट्रीमिंग रिवर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग एंड इंडियन सिटीज जैसे कानपुर एंड ऑल। तो ज्वाइंटली इसको लॉन्च किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और अर्बन ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन ने। 150 मेंबर सिटीज है, और कोई भी ज्वाइन कर सकता है किसी भी टाइम पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डम साइड रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम तो स्वच्छ भारत के अंडर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पे कितना हम कैसे डम कर सकते हैं। नेशनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड का है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन क्या होता है? 2 तरीके के ओजोन होते हैं, एक
जो स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट फाउंड दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन टू बी वर्स्ट impacted बाय हाई ओजोन पॉल्यूशन फॉलोड बाय मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजीम, MMR। तो ग्राउंड बेस्ड जो ओजोन होते हैं शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कुछ आवर और वीक के लिए होते हैं। ठीक है। केमिकल रिएक्शन होता है ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। सल्फर ऑक्साइड अभी आया भी था एक केमिकल, जो रेन होती है उससे रिलेटेड पूछा था। सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड 2024 में। तो ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को VOC बोलते हैं। सोर्सेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, पावर प्लांट, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, CTC, ब्ला ब्ला ब्ला। बस इतना ही बहुत है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तब जाके बनते हैं, जैसे कि ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। टॉक्सिक हैवी एलिमेंट, तो बोस इंस्टीट्यूट कलकत्ता अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी shattered the myth of clean mountain rain found toxic heavy metal Himalayas more from। अब बताओ ये कोई न्यूज़ है यार? मतलब फालतू की चीजें हैं, क्यों ही पढ़ना। बस हेडिंग देख लिया, जिसमें ये सब डिटेल में आपको नहीं पता होगा सब रट डालोगे और परेशान होगे कि इतना करंट अफेयर्स खत्म ही नहीं हो रहा है। आधा तो आप 12 घंटे में 6 घंटे डेली करंट अफेयर्स पढ़ोगे, आएंगे 5 सवाल उसमें, क्योंकि जो बेसिक्स इजी वाले होंगे उसको भी आप सही से रिवाइज नहीं कर पाओगे, सब कुछ रिवाइज करके जाओगे तो फिल्टर आउट नहीं होगा। जहाँ 10 सही होने थे करंट, अब 5 सही होंगे। बाकी आपने पढ़ा नहीं, तो ये चीजें आपको सही करनी है। ठीक है। फिर पर एंड polyfluoroalkyl substance. Researchers discovered nearly 20 species of bacteria capable of breaking down PFS। तो अभी वो बैक्टीरिया के बारे में बाद में देखेंगे, कैसे उसको डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो केमिकल हैविंग कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट डिग्रेड इजिली। तो इन बैक्टीरिया के थ्रू हम इसको करेंगे। देखिए जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, PT 365 इन्वायरमेंट का, या जो अदर सब्जेक्ट कराऊंगा, टू बी ऑनेस्ट, जो बाहर के लोग देख रहे हैं जो कोर्स के पार्ट नहीं है, शुड बी वेरी थैंकफुल टू अवर पाथ फाइंडर स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके लिए था। बट मैंने कुछ लोगों से बात करके सोचा कि पब्लिकली डाला जाए। पिछली बार ये पेड प्रोग्राम था, इस बार मैंने इसको फ्री रखा है ताकि आप क्विकली सारी चीज़ें रिवाइज कर सको। और आपको हो सकता है यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, बट मैं बहुत ही कट टू कट चीज़ें कराता हूँ जो एग्जाम में आ सकती हैं, फालतू की इधर उधर की कचरा नहीं, और बहुत जल्दी की टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो आप इसको अच्छे से करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में जितना भी हो सके, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंगेज करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, एक माहौल बन जाता है, धीरे धीरे बन रहा है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो लोग एंगेज करते हैं। ग्रीन क्रैकर आपसे पूछेगा 100 सफल स्टार क्या है? ग्रीन क्रैकर है। विजन में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बहुत मॉक टेस्ट लगाए इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। तो ऐसे चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। CSI जो नीरी है वो डेवलप करता है, मतलब वो सर्टिफाई करता है। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन क्या है? तो एक टेक्नोलॉजी है, रिमूव करता है सल्फर डाइऑक्साइड को, एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द कोल फायर पावर प्लांट बिफोर द रिलीजिंग इन एटमॉस्फेयर, तो इसको बोलते हैं। ताज ट्रेपेजियम जोन ऐसे पूछ लेता है 4 लाइन में, विजन में देखा था मॉक टेस्ट में। सो ताजमहल से रिलेटेड आसपास कैसे पॉल्यूशन को कम करेंगे। ई फ्लो जो है, रिफर टू क्वांटिटी, टाइमिंग, क्वालिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सस्टेन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम लाइवलीहुड दैट डिपेंड्स। ये भी मॉक में पूछ रखा है। ई फ्लो टर्म दे दिया, 4 स्टेटमेंट आपको पहचानना है। रिलेटेड रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट्स, तो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स इवैल्यूएशन देख लिया एक बार, USA का है, बहुत काम का नहीं है। फिर 2025 का एनुअल अपडेट ऑफ एयर क्वालिटी लाइफ माइकल ग्रीन स्टोन ने किया है। ठीक है। ग्लोबल ट्रेड अपडेट ऑफ मोबिलाइजेशन प्लास्टिक पॉल्यूशन, UN CTAT ने किया। तो ये थोड़ा सा हमने देख लिया। तो ये हमारा 70 पेजेस तक हो गया मैक्सिमम, अभी तक हमने 2 घंटे में नहीं किए। और ये 70 पेजेस ऑनवर्ड्स ही 1 डेढ़ सेशन में, 1 डेढ़ घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव होती हैं, मेन वहीं तक होता है। हम क्विकली खत्म कर लेंगे। 70 पेजेस आपके हो गए। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं सारे सब्जेक्ट के लाऊंगा, नहीं दोगे तो फिर मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ पाथ फाइंडर स्टूडेंट्स, PYQ एनालिसिस एंड ऑल, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी प्योरिटाइज करनी पड़ती है। सो इफ़ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू। सो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं मोरल, जो थोड़ा सा एक ऑब्लिगेशन होता है ना, वो कम हो जाता है। सो प्लीज़ पार्टिसिपेट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। और बाकी कोर्सेज ओपन हैं, यू कैन ज्वाइन, यू कैन चेक। आप साइट पे चेक कर सकते हो, आपके पास नंबर मिल जाएगा, आप यू कैन इंक्वायरी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट विद मी एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर द PDF एंड ऑल। एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय।